नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने पिछले अध्याय में दो ध्रुवीयता के अंत पर बातचीत की थी, यानी कि विश्व में साम्यवादी व्यवस्था का पतन हो गया। सोवियत समाजवादी गणराज्य में जो देश शामिल थे उन लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा जो सुधारों की नीति, खुलेपन की नीति अपनाई गई, उसकी वजह से असंतोष बढ़ता गया और ये जो शासन प्रणाली थी और आर्थिक व्यवस्था थी वो संभल नहीं सकी। इसके विरोध में आंदोलन होने लगे। बोरिस येल्त्सिन ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, जो कि रूस के पहले राष्ट्रपति भी घोषित हुए। साथ ही मिखाइल गोर्बाचेव ने इसकी जिम्मेवारी खुद लेते हुए 25 दिसंबर 1991 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद सोवियत रूस की व्यवस्था को संभालने के लिए शॉक थेरेपी की बात की गई, यानी कि शॉक थेरेपी की घोषणा की गई। अब शॉक थेरेपी क्या है बच्चों, पहले इसे हम जान लेते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं अचानक कोई आघात पहुंचाना, यानी कि अचानक कोई चोट पहुंचाना और चोट पहुंचाने से स्वस्थ हो जाना। यह मानसिक रोगों के लिए अधिकांशतः उपयोग में आता है। तो ऐसे ही यानी कि झटका जैसा कुछ देना जिससे कि बीमारी दूर हो जाए। तो यही एक झटके जैसी थेरेपी साम्यवाद के पतन के बाद सोवियत संघ के गणराज्यों को देने की कोशिश की गई थी। तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर जब ये देश जाने लगे तो इस मॉडल को अपनाने के लिए कहा गया। इसे ही शॉक थेरेपी कहा गया, क्योंकि कोई भी परिवर्तन अगर अचानक होता है तो वह आघात पहुंचाता है और यही आघात पहुंचाने की व्यवस्था शॉक थेरेपी थी। शॉक थेरेपी के क्या परिणाम हुए इसे हम देखते हैं। पहले हम शॉक थेरेपी की विशेषताओं को देखेंगे कि शॉक थेरेपी की वजह से वहाँ की शासन व्यवस्था में क्या क्या बदलाव आए। तो जो मिल्कियत थी, यानी कि जो संपत्ति थी लोगों की, वो जो पहले शासन के नियंत्रण में थी, सरकार के नियंत्रण में थी, अपने निजी स्वरूप में आ गई। यानी कि व्यक्तिगत संपत्ति लोग रखने लगे और इसी तरह सामूहिक फार्म जो बना था, यानी कि सभी लोगों की जो ज़मीनें ले ली गई थी, जो नहीं देना चाहते थे उनकी ज़मीनें भी बलपूर्वक ले ली गई थी। उन ज़मीनों को फिर से सामूहिक की जगह निजी स्वामित्व में भेज दिया गया, बांट दिया गया। और राज्य की जो संपदा थी, यानी कि जो सरकारी संपदा थी, उसको भी निजी क्षेत्रों को नीलामी के द्वारा दे दिया गया। मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाया गया। अभी तक सरकार नियंत्रित करती थी वहाँ की व्यापार व्यवस्था को, लेकिन इसके बाद पूरे विश्व के देश व्यापार में हिस्सा लेने के लिए, आयात और निर्यात में हिस्सा लेने के लिए स्वतंत्र थे। रूस ने भी और उसके गणराज्यों ने भी मुक्त व्यापार की ओर कदम बढ़ाया। और जो मुद्राएं हैं बच्चों, अलग अलग देशों की मुद्रा है। हमारे देश की मुद्रा रुपया है, बांग्लादेश की टका है, रूस की मुद्रा रूबल है, इसी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा डॉलर है, यूरो डॉलर है, इधर यूरोपियन देशों की मुद्रा। तो अलग अलग देशों की अलग अलग मुद्राएं हैं। तो मुद्राओं के जो मूल्य हैं उसका निर्धारण किया जाता है। सोवियत संघ के विघटन के बाद जो रूस की मुद्रा थी रूबल, इसके मूल्य में, यानी कि इसके महत्व में काफ़ी गिरावट आ गई। इसको इस तरह से समझें कि अगर कोई एक मानक चीज़ है जहां आप 100 रूबल में एक पैकेट आटा खरीद सकते थे, अब वहां 500,000 रूबल में एक पैकेट आटा आप खरीद पाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि महंगाई बढ़ी, बल्कि जो विश्व की शक्तिशाली मुद्रा थी उसके बनिस्पत, यानी उसके सापेक्ष में उसका मूल्य घट गया और महंगाई बढ़ती चली गई। तो इस तरह
रूबल को भी दूसरे देशों की मुद्रा के साथ परिवर्तनीय बनाया गया कि दूसरे देशों की मुद्रा का जो मूल्य होगा वह हम रूबल में चुकाएंगे और दूसरे देश रूबल में अपने व्यापार में उसे रूबल को उपयोग में ला सकते हैं। और रूस भी रूबल का आदान प्रदान कर मुद्रा को परिवर्तित कर सकता है। तो पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से ये देश जुड़ने लगे इस वजह से, और वे धीरे धीरे पूंजीवाद की ओर बढ़ने लगे। इसके अतिरिक्त जो पूंजीवाद था, इसके अतिरिक्त उन देशों ने और किसी व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। शॉक थेरेपी के क्या परिणाम हुए? शॉक थेरेपी के जो परिणाम आए बच्चों, यह बिल्कुल ही असफल हो गया। रूस का जो ढांचा था वो बहुत ही तेजी से चरमरा गया। आर्थिक ढांचा, औद्योगिक ढांचा, राजनीतिक ढांचा भी। ये जो अभी हमने तुरंत बात की कि रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में गिरावट आ गई, उसके महत्व में गिरावट आ गई। जो एक व्यवस्था सोशल वेलफेयर यानी कि समाज कल्याण की थी, वह बर्बाद हो गई, नष्ट हो गई, क्योंकि वहाँ सबों को एक जैसे जीवन शैली का वादा किया गया था। 90% उद्योग जो थे उन्हें निजी हाथों में या कंपनियों में बेच दिया गया और इसे नाम दिया गया गैरेज सेल। गैरेज सेल का अर्थ ये हुआ बच्चों कि अगर आप आसपास देखते होंगे कि कहीं गैरेज है और वहाँ गाड़ियों के टूटे फूटे टुकड़े पड़े रहते हैं तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं होती, वह लोहे के भाव बिकता है, यानी कि कबाड़ के भाव बिकता है। लेकिन एक गाड़ी अगर अच्छे रूप में खड़ी है तो उसकी कीमत ज़्यादा होगी, और अगर उसे कबाड़ के रूप में बेचेंगे तो शायद उसकी कीमत कुछ भी ना हो। तो इस तरह उद्योगों को औने पौने यानी कि कम दामों में, बहुत ही कम दामों में निजी क्षेत्रों को दे दिया गया, व्यक्तिगत क्षेत्रों को दे दिया गया, व्यक्तिगत लोगों के स्वामित्व में दे दिया गया। जहां सरकारी व्यवस्था जब थी तो सभी के कल्याण की बात करती थी, और निजी क्षेत्र में इनके जाने से अपने अपने लाभ की बात होने लगी। आर्थिक विषमता भी बढ़ी। जब आय में अंतर हुआ तो लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ी, महंगाई बढ़ी, और इस तरह से जो पहले जितने भी लोग कार्य करते थे तो उन्हें उनका मेहनताना एक तरह से प्राप्त होता था, लेकिन इसके बाद जिन्होंने जैसी मेहनत की उन्होंने उस तरह से धन अर्जित किया, उन्होंने उस तरह से आय अर्जित किया, और खाद्यान्न ने जो खाने के अन्न थे उसका भी संकट शुरू हो गया, क्योंकि इस पर कोटा लगा हुआ था कि एक परिवार है और उसके सदस्यों की गिनती करके उसे उसी अनुपात में अनाज का वितरण किया जाता था जितने की उन्हें ज़रूरत है। लेकिन जब बाजार प्रणाली खुली हो गई तो खाद्यान्नों को लोग अधिक कीमत पर बेचने के लिए जमा भी करने लगे। इस तरह बाजार में खाद्यान्नों की कमी हुई और लोग बाग तक वो पहुंच नहीं पाया। साथ ही साथ माफिया वर्ग का उदय होने लगा। यह भी पूंजीवाद का एक दुष्परिणाम है कि जब धन आता है तो वह अपने साथ कई बुराइयों को लेकर आता है, और धीरे धीरे शक्ति, व्यक्तिगत शक्ति की बात जब बढ़ी, निजी शक्ति की बात जब आई, तो बहुत से ऐसे माफिया यानी कि हमारे देहात के शब्दों में कहें तो गुंडागर्दी, तो इस तरह की चीज़ें वहाँ भी होने लगी। संसद की शक्ति कमज़ोर हो गई क्योंकि बहुदलीय व्यवस्था ने धीरे धीरे वहाँ अपना प्रवेश कर लिया था, और संसद कमज़ोर हो गई तो जो आर्थिक शक्तियाँ थी, राजनीतिक शक्तियाँ थी, वह एक व्यक्ति यानी कि सत्तावादी राष्ट्रपति में केंद्रित होती चली गई, और अभी भी यही चीज़ें देखने को वहाँ मिल रही है। हम बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सोवियत रूस का जो विघटन हुआ तो इसका पूरे विश्व पर क्या परिणाम देखने को मिला। संघर्ष और तनाव के जो क्षेत्र थे वो बढ़ते चले गए। पूर्व सोवियत संघ के जितने भी गणराज्य यानी कि 15 गणराज्य जो स्वतंत्र हुए, इनमें अन्य देशों ने अपनी जड़ें जमाना शुरू कर दिया, और रूस के जो 2 गणराज्य थे, चेचन्या और दागिस्तान, यहाँ हिंसक आंदोलन भी शुरू हुए, अलगाववादी आंदोलन शुरू हुए,
और चेकोस्लोवाकिया हम आगे बात करेंगे बाल्टिक गणराज्य में। तो चेकोस्लोवाकिया दो देशों में बंट गया, एक चेक था और दूसरा स्लोवाक, इस तरह से दो देशों में बंट गया। चेचन्या में जो रूस का एक प्रांत हुआ करता था, तो वहाँ अल्पसंख्यक वर्ग ने काफ़ी हिंसा फैलाई और अशांत बनाया उसे, यहाँ तक कि उन विद्रोहियों के दमन के लिए रूस के जो शासन प्रणाली थी, जो शासक थे, उन्होंने सेना का भी प्रयोग किया और चेचन्या के विरोध जो विद्रोह है उसके दमन करने में वे अभी तक लगे हुए हैं। हम बात कर रहे थे बाल्टिक क्षेत्र की बच्चों। तो बाल्टिक जो क्षेत्र है, पहले भी कहा गया बाल्टिक, बाल्कन, मध्य एशिया और पूंजीवादी देश थे। तो इनमें से लिथुआनिया, एस्टोनिया और लाटविया, ये तीनों देश बाल्टिक गणराज्य कहे जाते हैं। और 1991 में जब ये सोवियत संघ गणराज्य से अलग हुए और उसके करीब 13 वर्षों के बाद ये पश्चिमी देशों का जो सैन्य संगठन था उसमें शामिल हुए। यहाँ बच्चों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सोवियत संघ के पश्चिमी सीमा से सटा हुआ जो देश है वो सबसे ऊपर एस्टोनिया है, फिर लाटविया है और फिर लिथुआनिया है। इन तीनों ही देशों ने सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा की थी। इसके बाद बाल्कन क्षेत्र की हम बात करेंगे, यानी कि बाल्कन गणराज्य की बात करेंगे। बाल्कन गणराज्य जो था वो यूगोस्लाविया एक देश है जो जहाँ गृह युद्ध के कारण यह कई प्रांतों में बंट गया था, जिसमें शामिल थे बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया और क्रोएशिया। तो इन देशों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। हम अभी बाल्कन गणराज्य के देशों को देखेंगे स्क्रीन पे और उसके स्थान को निर्धारित करेंगे। तो देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ यूगोस्लाविया जो है उसके आसपास जो देश है स्लोवानिया है, क्रोएशिया है, बोस्निया हर्जेगोविना है। और बोस्निया हर्जेगोविना में बहुत लंबे समय तक युद्ध होता रहा, गृह युद्ध की सी स्थिति बनी रही और इसके फलस्वरूप अंततः दोनों देशों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत और सोवियत संघ के बीच किस तरह का संबंध शुरू से रहा है। तो शीत युद्ध के दौरान भारत जब स्वतंत्र हुआ तो इसने भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को और शासन प्रणाली को नहीं अपनाया, यानी कि पूंजीवादी और साम्यवाद के बीच की अवस्था कह सकते हैं। इसने समाजवाद को अपनाया और एक समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना की। यहाँ तक कि इसकी प्रस्तावना में भी समाजवादी शब्द को शामिल किया गया है। और भारत और जो रूस हैं, इनके संबंध, इन दोनों देशों के संबंध आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य और संस्कृति के स्तर पर भी एक काफ़ी गहरे रहे हैं। आज भी अगर हम अपना सबसे विश्वस्त मित्र मानते हैं तो वह रूस को मानते हैं, और जब सोवियत रूस था तो हम उसे भी अपना गहरा मित्र मानते थे। हर ऐसी परिस्थिति में सोवियत रूस ने भारत का बखूबी साथ दिया। और वर्तमान में जो यूक्रेन और सोवियत रूस का युद्ध था, पूरे विश्व के सोवियत रूस के विरुद्ध में जाने के बावजूद व्यापार प्रणाली को भारत ने उसके साथ रोका नहीं, बल्कि पूर्ववत वह चला आ रहा है। आर्थिक क्षेत्र में सोवियत संघ ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां थी उसको स्थापित करने में मदद की। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत जब उद्योगों की स्थापना जिसका मुख्य लक्ष्य था, उसमें भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम के इस्पात कारखानों की स्थापना में उसने मदद की। भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स जैसे जो मशीनरी संयंत्र थे, उनकी स्थापना में मदद की। कई आर्थिक और तकनीकी सहायता
जिसकी भारत को ज़रूरत थी, निहायत ज़रूरत थी, और भारत अपने स्वतंत्रता के बाद अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश में लगा हुआ था। ऐसे आड़े समय में सोवियत रूस ने बहुत सहायता की। यहाँ तक कि जब भारत में विदेशी मुद्रा की कमी हुई तब भी सोवियत संघ ने माध्यम रुपए को बनाया व्यापार का, रूबल को नहीं बनाया। राजनीतिक स्तर पर हम जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया तब रूस भारत की ढाल बनकर खड़ा हुआ। यहाँ तक कि 1971 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेजा, तो सोवियत रूस ने भी अपना जंगी जहाज उतारा और भारत के समर्थन में खड़ा हो गया। विदेश नीति जो भारत की है, इसका भी वह अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करता रहा है, क्योंकि वह खुद भी चेचन्या में जो उसका प्रांत है, वहाँ अल्पसंख्यकों के उत्पात से, आतंक से जूझ रहा है। तो कश्मीर मुद्दे को लेकर आज भले ही कश्मीर हमारे यहाँ एक बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन इस मुद्दे को हमारे पड़ोसी देशों ने काफ़ी ज्वलंत बना कर रखा और हर अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संस्था या सेमिनार गोष्ठी में इस मुद्दे को उठाने से वो बाज नहीं आए। और जब जब विवाद की संभावना बढ़ी, उस समय रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया। सैन्य क्षेत्र में हमेशा से जो सैनिक साजो सामान होते हैं, यानी कि अस्त्र शस्त्र और कई तकनीकी सहायता को रूस ने भारत को उपलब्ध कराया, सैन्य टेक्नोलॉजी को उपलब्ध कराया। साथ ही कई सैन्य उपकरणों का निर्माण दोनों देशों के सहयोग से भी हुआ। अब बच्चों, एक बात और है जो बड़ी मज़ेदार है कि सोवियत गणराज्य, और जब सोवियत गणराज्य था तो उसमें 15 देश थे। अभी वो सारे अलग हो गए हैं। उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, मालदोवा, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस, बेलारूस, यूक्रेन और भी देश हैं। तो इन सभी देशों में भारतीय फिल्मों को बड़ा पसंद किया जाता है। खासकर हमारे देश में शोमैन थे राज कपूर, उनकी फिल्मों के गाने यहाँ आज भी प्रचलित हैं। और बॉलीवुड के जो कलाकार हैं, उनकी फिल्में वहाँ भाषा की समझ न होने के बावजूद बहुत हद तक देखी जाती है। काफ़ी हद तक ऑर्डर भी दिया जाता है कि उन फिल्मों के सीडीज या उन फिल्मों को जिस तरह से स्टोरेज किया गया है वह आम जनता को उपलब्ध हो। और यहाँ तक कि हमारे जो शोमैन थे राज कपूर साहब, अभी जितने नए बॉलीवुड के कलाकार हैं वे भी काफ़ी लोकप्रिय हैं। और शोमैन राज कपूर की तो बात ही निराली थी। एक बेहद मकबूल गाना, यानी कि मशहूर गाना था, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो रूस और भारत की मित्रता पर आधारित ये गाना आज भी वहाँ गाया जाता है। जब हम और आप जाते हैं, कोई नहीं जान पाता कि आप भारतीय हैं या पाकिस्तानी या भारतीय उपमहाद्वीप के किसी देश से आए हैं, तो जब कहते हैं कि नहीं हम भारत से आए हैं, तो वो ये गाना सुनाते हैं और कहते हैं कि ये जो आर्टिस्ट थे, क्या आप उनके देश से आए हैं। और बच्चों, फिर हम देखते हैं कि इन संबंधों के अलावा जो मध्य एशिया के देश थे, मध्य एशिया के देशों पर सोवियत संघ के विघटन का क्या प्रभाव पड़ा। मध्य एशिया में ताजिकिस्तान एक देश था जहां 2001 तक, यानी कि 10 वर्षों तक वहां गृह युद्ध होता रहा। साथ ही किर्गिज़स्तान, जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया और यूक्रेन में भी गृह युद्ध की स्थिति बनी, क्योंकि इन जो ये छोटे छोटे देश थे, इन देशों को सत्ता संभालने का अनुभव नहीं था। और चूँकि सत्ता ही अस्थिर हो गई, तो ऐसे में वहाँ की अर्थव्यवस्था भी चरमराती गई। साथ ही साथ पूंजीवादी व्यवस्था ने जो हस्तक्षेप करना शुरू किया, तो
बहुत से अन्य कारणों को लेकर वहाँ गृह युद्ध की शुरुआत हो गई। चूँकि इन गणराज्यों में पेट्रोल के विशाल भंडार हैं, अतः जो धनी देश हैं या जो विकसित देश हैं वो चाहते हैं कि इन तेल के कुओं पर, कंपनियों पर हम कब्जा करें और अधिक से अधिक लाभ कमाएं। अपनी शर्तों पे हम उस देश को, संबंधित देश को जहाँ की यह पेट्रोलियम और तेल पदार्थों का जो संसाधन है उस पर कब्जा करें और अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकें। हम आगे बढ़ कर देखते हैं कि कई पूर्वी साम्यवादी देश जो उस समय भी जो जब तक सोवियत रूस था एक गणराज्य के रूप में था, सोवियत समाजवादी गणराज्य, तो उस समय कई यूरोप के कई पूर्वी देशों पे साम्यवादी व्यवस्था का प्रभाव था और उन्होंने साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया हुआ था। उसमें पोलैंड बेहद प्रमुख था। हमने जर्मनी की बात की थी। पूर्वी जर्मनी जो है वह भी साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत था। चीन हमारा पड़ोसी देश है, अभी भी साम्यवादी व्यवस्था को अपना रखा है। तो इन और भी जो छोटे छोटे देश थे उन देशों के साथ भारत का संबंध कैसा था? रूस के साथ तो इसका बेहद प्रगाढ़ संबंध था। दोनों ही देश ये मानते थे कि विश्व को बहुध्रुवीय होना चाहिए, एक ध्रुवीय नहीं होना चाहिए। सह अस्तित्व यानी कि सबों का अस्तित्व बना रहे, सभी देशों का अस्तित्व बना रहे। सामूहिक सुरक्षा की बात, सभी देशों की सुरक्षा भी बरकरार रहे, इसके लिए अगर समूह बनाकर उसे मजबूत करने की बात हो तो वहाँ भी कोई प्रणाली ऐसी बनाई जानी चाहिए ताकि सभी देश अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। सभी देश एक दूसरे की संप्रभुता यानी कि निर्णय लेने की शक्ति को स्वीकार करें। जो विदेश नीति है उसमें किसी देश का हस्तक्षेप, बाहरी देश का हस्तक्षेप न हो। जितने अंतर्राष्ट्रीय झगड़े हैं उन झगड़ों का बातचीत के द्वारा यानी कि शांतिपूर्वक समाधान निकाला जाए। संयुक्त राष्ट्र को और मजबूत बनाया जाए, उसे और लोकतांत्रिक बनाया जाए। अभी जो 5 देशों का वर्चस्व बना हुआ है इसे बढ़ाकर जो 10 अस्थायी देश हुआ करते हैं उन्हें भी शामिल किया जाए और अल्प विकसित या विकासशील देशों को भी प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया जाए ताकि एक बराबरी का दर्जा अन्य देशों को भी प्राप्त हो सके और उचित प्रतिनिधित्व भी प्राप्त हो सके। 2001 में भारत और रूस ने 80 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए। भारत रूस से हथियारों की खरीद करता है, तेल का आयात करता है और परमाणु योजना, अंतरिक्ष की योजना में रूस ने तकनीकी सहायता भारत को प्रदान की है। कई इसके सैटेलाइट जो हैं रूसी उपग्रहों से लॉन्च किए गए और भारत अब अपनी सक्षमता का प्रदर्शन करते हुए खुद इस स्थिति में आ गया है कि अपने सैटेलाइट को लॉन्च कर सके। इसमें रूस के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। साथ ही जो अन्य देश थे कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, इसके साथ भी भारत ने ऊर्जा का आयात बढ़ाने की बातचीत की है। 2016 में ब्रिक्स का जो सम्मेलन हुआ था उसके वार्षिक सम्मेलन में नरेंद्र मोदी और पुतिन इनके बीच रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष अभियान समेत आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने एवं उनके लक्ष्यों की प्राप्ति पर बल दिया गया। यानी कि 1917 से चलता हुआ हमारा ये संबंध वर्तमान युग तक आ पहुंचा है। हम यहाँ देख रहे हैं बच्चों स्क्रीन पे जो भारत है और साम्यवादी देश हैं, तो भारत के ऊपर एक बड़ा हिस्सा रूस का है। सबसे पहले चाइना का हिस्सा है, चीन का, उसके बाद रूस का हिस्सा है। रूस के छोटे छोटे जो गणराज्य हैं उनका भी हिस्सा है और दक्षिण अफ्रीका के कुछ देश हैं, लगभग 6 देश में ये साम्यवादी व्यवस्था उस समय मौजूद थी। सोवियत समाजवादी गणराज्य के बिखरने के बाद
जो विश्व की व्यवस्था बनी, राजनीतिक व्यवस्था बनी, पूर्वी मध्य यूरोप और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का एक मानचित्र, एक चित्र आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहाँ की गहरे नीले रंग में रूस, जो कि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी देश बना और वह सबसे क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में ही एक बड़ा स्थान रखता है। बच्चों, आपकी किताब एनसीईआरटी की किताब से ही इस चित्र को लिया गया है। उसके नीचे फिर एक बड़ा देश है कजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान है, तजाकिस्तान है, आर्मेनिया, तुर्की में भी साम्यवादी व्यवस्था ही है। और नीचे जो चित्र लिया गया है उसके सोर्स को भी उल्लेखित कर दिया गया है, यानी कि यह चित्र कहाँ से लिया गया है। इसमें हम पूर्वी देशों के रूप में देख रहे हैं। मध्य यूरोप में हम लोग आते हैं तो सर्बिया, मोंटेनिग्रो, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना और कोसोवो को रख सकते हैं, अल्बानिया को रख सकते हैं। मध्य यूरोप के देशों में फिर बेलारूस, यूक्रेन, मालदोवा, रोमानिया, बुल्गारिया जैसे देश हैं। और राज्यकुल के देशों में जॉर्जिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान जैसे देश हैं। और भारत और रूस के बीच जो संबंध है वह आज भी बना हुआ है, जबकि सोवियत संघ बिखरकर रूस तक सिमट गया है, बाकी गणराज्य स्वतंत्र हो गए। और इस चित्र में देखिए कि दोस्ती के प्रतीक के रूप में जो केसरिया रंग है उससे रूस को दर्शाया गया है और जो हरा रंग है उससे भारत को दर्शाया गया है। तो बच्चों, अभी आपने देखा कि सोवियत रूस के विघटन के बाद मध्य एशिया, पूर्वी यूरोप के देश और मध्य यूरोप के देश, साथ ही साथ जो स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल बना, उन देशों पर और हमारे देश भारत पर सोवियत रूस के विघटन का क्या प्रभाव पड़ा, साथ ही साथ विश्व की राजनीति पर इस विघटन का क्या प्रभाव पड़ा। बच्चों, हम अगले अध्याय में भारत और रूस की मित्रता के कुछ चरणों से गुजरेंगे, साथ ही जो प्रश्नोत्तरी है उस पर भी विचार करेंगे। अभी हम यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।